बेहद डरा हुआ है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है और किसी को भी उससे बात करना अलाउड नहीं है। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट क्रिमिनल कंट्री, मतलब साइबर क्राइम जहाँ पे बहुत ज्यादा हो। कौन सी एप्लीकेशन एनीडेस्क, मैंने कहा उनकी बहू पीछे से सुन रही थी किचन से, तो वो तुरंत दौड़ते हुए पापा पापा। तो मतलब अभी के टाइम पे दो श्रेणी के लोग हैं हमारे यहाँ, एक वो जो जेनजीज कहलाते हैं और एक मिलेनियल्स। या आपकी स्कॉर्पियो निकली है, आपके लिए टाटा सवारी निकली है, या आपने केबीसी के नाम पे काफी फ्रॉड्स हुआ करते थे, एयरटेल वाला जैसा आपने बताया। नंबर की मांग करने के पश्चात आपको एक अनजान नंबर द्वारा एक वीडियो कॉल आता है जिसमें आपको एक ऑब्सीन कंटेंट परोस दिया जाता है। इन दिस एंटायर सर्विस, सो व्हाट इज द स्कैरियस्ट स्टोरी? दो बालिकाएं आती हैं और वो आपसे कहती हैं कि 3 दिन और 4 रातों का एक मुफ्त स्टे आपको दिया जाएगा। Welcome to the Hustler Show, everyone. I welcome you all to this special series of cyber security with our special guest, Dr. संकल्प राय, जो दुर्ग के साइबर प्रहरी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और साइबर क्राइम के इंचार्ज भी हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में हम लोग साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, हैक्स, एथिकल हैकिंग और साइबर क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। The Hustler Show always tries to bring something new, something different and something special through a one-on-one podcast in this YouTube channel. और अगर आज के इस स्पेशल एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो stay tuned with us for more videos. Let's welcome Dr. संकल्प राय on the Hustler Show. Honored to have you here on the Hustler Show, Dr. संकल्प सर। थैंक यू सो मच राजू। मुझे भी बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने की। मुझे उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आम व्यक्ति को, आम जन को साइबर अवेयरनेस का कुछ लाभ मिल सके। ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच सकूं और उनके सवालों का जवाब दे सकूं। Sure. We'll try to cover all those pointers which can save them from social media or cyber crimes जो आजकल चल रहे हैं। So firstly, I'd like to ask you कि why they should pay attention to this podcast or basically why they should listen to this entire episode. देखिए, जिस तरह से साइबर अपराध दिन प्रतिदिन देश में बढ़ता चला जा रहा है और जिसके लिए आज प्रत्येक व्यक्ति की कॉलर ट्यून में ये चीज शामिल कर जानी पड़ रही है देश में कि प्रत्येक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि साइबर अपराध, साइबर ठगी से किस प्रकार से बचना है, किस प्रकार से चीजों की रिपोर्टिंग करनी है। तो आप इस बात की गंभीरता का अनुभव कर सकते हैं कि कितना जरूरी है साइबर अपराध को समझ लेना। जो व्यक्ति समझता है, जो व्यक्ति पढ़ता है और जो व्यक्ति जागरूक है, तो वो ठगी से बचा रहता है। एक संस्कृत में हमारे यहाँ एक श्लोक पढ़ाया जाता था स्कूल में कि समाचारस्य पत्रम नित्यम पठति मानवः ज्ञाने वृद्धि भवेतस्य समग्र भवति पंडिता। समाचार पत्र का तो खैर अब काफी घरों में आप अखबार नहीं पढ़े जाते या लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही लोग जो है न्यूज डाउनलोड कर लेते हैं और उसी को ऑथेंटिक समझ के काम करने लगते हैं। तो जो व्यक्ति जागरूक है वो साइबर अपराध से बचा हुआ है और जो नहीं अवेयर है वो फंसता चला जा रहा है और ढेर शिकायतें आ रही हैं। Exactly, शिकायतें तो बहुत ज्यादा आ रही है। Like I was doing my research before this podcast and I got to know कि India is the second biggest criminal country, मतलब साइबर क्राइम जहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। And according to that data, 2024 के स्टार्टिंग के 4 महीनों में 7,40,000 केसेस ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए थे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द कंट्री? देखिए, मैं आपके आंकड़ों की पुष्टि पुनः नहीं करूंगा और देश, पूरे विश्व में क्या स्थिति है देश की, इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स साइबर अपराध बढ़े हुए अपराध है और कोई भी वर्ग इस अपराध से अछूता नहीं है। जो पहले कहा जाता था साइबर अपराध केवल उच्च वर्ग के लोगों के साथ घटित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने निम्न वर्ग के लोग
और छोटे लोगों को भी इसमें फंसते हुए देखा है। तो आज जो चर्चा होगी आपसे, वो इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए साइबर अपराध को समझना बेहद आवश्यक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम बेसिक। व्हाट इज साइबर क्राइम? देखिए, सरल भाषा में साइबर अपराध को समझना यह है कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी कृत्य जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कारित किया जा रहा है वो साइबर अपराध है। Okay. चाहे उसमें को जो डिवाइसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो आपका एक जो मोबाइल फोन से लेके आपका कंप्यूटर से लेके इवन कैलकुलेटर से भी यदि आप कोई अपराध कारित कर रहे हैं, साइबर अपराध की श्रेणी में। एकदम सरल परिभाषा है ये आम लोगों के लिए। ओके, तो मतलब अभी के टाइम पे दो श्रेणी के लोग हैं हमारे यहाँ। एक वो जो जेनजीज कहलाते हैं और एक मिलेनियल्स। और मिलेनियल्स के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा नहीं होती थी बिकॉज सोशल मीडिया वाज नॉट देयर। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया है तो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम, तो मतलब आजकल इतने ज्यादा लोग, मतलब अभी हमने रिसेंटली डेटा के बारे में बात करा जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड थे। मतलब साइबर क्राइम क्यों इतना ज्यादा हो रहा है आजकल सोसाइटी में? What do you like to say on this? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे रखा है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया का चलन है और लोगों तक, जिसमें उल्लेख किया था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोग जो है समाचार पढ़ लेते हैं, तो उसकी पुष्टि किए बिना उसका वेरिफिकेशन जाने की वो स्रोत क्या है, उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वेरीफाई किए बगैर जो जानकारियां आम जन तक पहुंच जा रही हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे वो गिबली आर्ट अभी जो लेटेस्ट वो है, इसके ऊपर भी हम लोग मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो ट्रेंड चल पड़ता है लोग शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि घोड़े को कुछ दिखाई नहीं देता जब उसके आगे पट्टिकाएं लगा दी जाती हैं, वो स्ट्रिक्ट चलता रहता है। तो वही कुछ हाल भेड़ चाल जो हिंदी में कहा जाता है, तो लोग भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये एक मुख्य कारण बन जाता है किसी भी अपराध में संलिप्त होने का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड लाइक व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करो तो चैट जीपीटी। सो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग माय पीसी एंड देयर आई गॉट टू नो कि चैट जीपीटी को मेरा नाम, मेरा डेटा और सारी चीजें पता है। ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी लाइक he is my friend. He was saying, Raju, okay, hey Raju, I'm giving you this kind of answer for this particular problem. So obviously this is too much scary for everyone, but लोग realize नहीं कर रहे हैं। भाई, मुझे याद है जब 2000s में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक शब्द आता था, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। मतलब कंप्यूटर में जो डेटा आप फीड करेंगे आपको वही चीजें आपको मिल जाएंगी। यदि आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, आपको एक ओबीडिएंट सर्वेंट मिलेगा जो आपको प्रॉपरली आपके डेटा को मॉडिफाई करके दे सकता है। पर यदि आपने उसको अपनी निजी जानकारियां दे रखी हैं, है ना, और जब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बडिंग स्टेज पर है, तब आप यदि ये महसूस कर रहे हैं तो आने वाले समय के लिए आप ये भाप सकते हैं कि ये किस कदर से फैलेगा। मैंने कहा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो सुपीरियर रहा है। आर्टिफिशियल का जन्म ह्यूमन इंटेलिजेंस से हुआ है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरह जो निर्भरता है किसी भी, चाहे कोई भी, आपने चैट जीपीटी नाम लिया, बट ऐसा कोई भी बॉट्स, लिंक्स या एप्लीकेशंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। इवन मैं तो अब जैसे कॉलेज या स्कूल्स में जाता हूं तो मैंने देखा है आम तौर पे जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट करने के लिए चैट जीपीटी या अन्य बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं और टीचर असाइनमेंट देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आपका अपना इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, वहां से वो प्योरिटी खत्म हो जाती है। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी, अपना जो याददाश्त है आपकी, और पहाड़े हम लोग क्यों याद किया करते थे, रटते थे ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसी प्रकार से पोएम्स याद किया करते थे, मीरा से लेके कबीर के दोहों तक और तुलसी और वाल्मीकि तक सब हमने पढ़ा है। और वो याद क्यों है?
याद होगा वो 5वीं में वरदराज एक कैरेक्टर हुआ करता था, करत करत अभ्यास जगमती होत सुजान, रसरी आवाज जात है सिर पर पड़त निशान। मतलब वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये क्यों ध्यान है हमें? क्योंकि हमने कभी भी ऐसी कोई इसका सहारा नहीं लिया। हमारा सहारा था हमारी माँ, हमारा टीचर, जो हमको वो बता देते थे, हमें रट जाती थी चीजें, ध्यान रह जाती थी और जहन में अंत काल तक बसी रहती थी। और वही जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रांसफर करते आए। बट वंस अगर ये डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है आपकी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, तो ग्रोथ रुक जाती है किसी भी व्यक्ति की। तो हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको यूटिलाइज करना है, उसके चंगुल में नहीं फंसना है। एग्जैक्टली। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक सोशल मीडिया, ऑब्वियसली आपने जो डिस्कस किया कि आपकी वो लर्निंग कैपेसिटी, याद रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, अटेंशन टाइम आपका बहुत ही कम हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सोशल मीडिया के ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं और नेगेटिव साइड्स हैं जो सारी चीजों में ऑब्वियसली हमें देखने को मिलती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, साइबर प्रहरी। तो साइबर प्रहरी सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि कब स्टार्ट हुई, व्हाट इज द मिशन एंड विजन टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर साइबर प्रहरी इन छत्तीसगढ़ और इन दुर्ग। देखिए, बढ़ते हुए अपराध जो थे एक चिंतनीय विषय हुआ करते थे। तत्कालीन एसपी श्री राम गोपाल गर्ग का आगमन हुआ दुर्ग जिले में पुलिस कप्तान के रूप में। चर्चा के दौरान साइबर प्रहरी का जन्म हुआ और साइबर प्रहरी एक मिशन के रूप में दुर्ग पुलिस ने ऑप्ट किया और तत्कालीन एसपी वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदस्थ हुए। तो ये जो मिशन है वो एक जिले दुर्ग से बढ़कर रेंज में पहुंचा और इस प्रकार से जब इस पहल का पता पुलिस मुख्यालय स्तर पर पता चला तो इसको राज्य भर के लिए ओपन कर दिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप लिंक्स के माध्यम से। साइबर प्रहरी का उद्देश्य ये था कि प्रत्येक पुलिस फोर्स का जो बंदे हैं सबके पास एक डेजिग्नेटेड एरिया है, जो एक बीट पुलिसिंग के अंतर्गत हर एक व्यक्ति का एक अपना क्षेत्र दिया गया है। चाहे वो कांस्टेबल लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स हो जाएं, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, या उनके ऊपर डिप्टी एसपीज, एएसपीज या एसपीज, तो सबको एक टास्क दिया गया कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को जाने, जुड़े और उन तक एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि ट्रेंडिंग साइबर क्राइम ये चल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति ने ग्रुप बनाया। हमारी जो पुलिस फोर्स के प्रत्येक सिपाही का एक अपना कांस्टेबल का एक ग्रुप है जिसमें लगभग 1000-1500 लोग, जो व्हाट्सएप कैपेसिटी होती है उतने लोगों को उसने जोड़ा हुआ है और ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं हर स्तर पर। तो उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा हुआ है। प्रतिदिन एक मैसेज जो है साइबर क्राइम का उन तक डिलीवर किया जाता है और वो उसको पहुंचाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो चेन है, हमारा जो पुलिस फोर्स है लगभग आज 2 लाख लोग केवल दुर्ग जिले में, केवल दुर्ग जिले की बात कर रहा हूं, 2 लाख लोगों को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से हम मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बालोद में लगभग 80,000 लोग और 72,000 लोग बेमेतरा में। इस प्रकार से मतलब ये करंट डेटा है रेंज का। और प्रदेश के लिए हमने इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है। हमको मालूम है कि यूथ जो है वो इंस्टाग्राम को फॉलो करता है, तो इंस्टाग्राम जो हैंडल है हमारा साइबर प्रहरी, उसके जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और उसमें लगभग 3-3,500 लोग जुड़े हुए हैं। ओके, ग्रेट सर। लाइक अभी रिसेंटली हम लोग सोशल मीडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सोशल मीडिया के नेगेटिव साइड्स के बारे में मैंने अभी जस्ट मेंशन किया था। तो जब नेगेटिव साइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आजकल डेटिंग कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारे जितने भी यूथ्स हैं वो अभी कहीं ना कहीं वो डेटिंग एप्स पे अपनी प्रोफाइल बना के वहां पे रेगुलर विजिट करते रहते हैं और साइबर क्रिमिनल्स के लिए वहां से उनको हैक करना और साइबर क्राइम का शिकार बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? देखिए, जब आप डेटिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हाँ। ये यूथ में प्रचलित बहुत कॉमन एक एप्लीकेशंस हैं। ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस, ऐसे मल्टीपल बॉट्स और अवेलेबल हैं जो चैट के जरिए, फोटोग्राफ के जरिए लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। और तो
होता यह है कि डेटिंग एप्लीकेशन जो है बहुत कुछ रिलेट करता है मैट्रिमोनी एप्लीकेशंस के साथ। तो मैट्रिमोनी और इसमें जो छोटे छोटे जो सिमिलरिटीज हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं कि दोनों में आप जब अपोजिट व्यक्ति से बात करते हैं या अपोजिट सेक्स बन के कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो कॉमन ये है कि फेक प्रोफाइल्स इसमें बहुत ज्यादा है, दोनों एप्लीकेशन में, मैट्रिमोनी में भी और इसमें भी। और मैट्रिमोनी यूज हो रहा है, दोनों में रिश्ते कायम किए जा रहे हैं, एक में प्रेम के लिए किए जा रहे हैं, एक में जीवन साथी के लिए किए जा रहे हैं। तो इनमें जब तक आप किसी प्रोफाइल की जांच ना कर लें तब तक मेरी सलाह यह है कि कोई भी आप वित्तीय लेन देन नहीं करना है इसमें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रेम में पैसे का नहीं। मैंने हमेशा एक लाइन कहता हूं कि दिल से ज्यादा आपको बुद्धि की सुननी चाहिए। तो आप हमेशा बुद्धि का प्रयोग करें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें जब तक सामने वाले व्यक्ति की पुष्टि ना हो जाए। पहले जमाने में जब रिश्ते कायम किए जाते थे तो उसमें ये व्यक्ति का प्रोफाइल जो है रिश्तेदारों के माध्यम से, ऑफिस कर्मचारियों के माध्यम से या आसपास के लोगों के माध्यम से तस्दीक की जाती थी। बट अब जब आप कोई रिश्ता कायम करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन पे उसका एक प्रोफाइल, एक खूबसूरत सी फोटोग्राफ जिसको काफी कुछ एडिट करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का जो प्रोफाइल है वो अगेन जैसा आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक खूबसूरत प्रोफाइल जिसमें एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम हो जिसका प्रोनाउंसिएशन आम आदमी के लिए कठिन हो जाता है और सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है उसके पैकेज की बात की जाती है। तो प्रभावित होने के लिए इतनी चीजें काफी होती हैं एक आदमी के बुद्धू बनने के लिए, है ना। तो व्यक्ति जब इन झांसों में आ जाता है और दोस्ती कायम हो जाती है तो जब प्रेम होता है तो फिर बुद्धि थोड़ी सी कम काम करना शुरू करती है और लोग इस जो ठग है वो इस बात का फायदा उठाते हैं। उनको वो साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं आपकी और जैसे ही आप कमजोरी देखते हैं तो वो फिर फाइनेंशियल आपसे बेनिफिट ले लेते हैं और आप धोखा खा जाते हैं। जी okay. आपने अपनी पीएचडी ह्यूमन बिहेवियर में की है जी, तो आपने साइबर क्रिमिनल से बहुत ज्यादा डील करी होगी, क्या माइंडसेट रहता है उनकी? देखिए माइंडसेट अगर स्टडी करना तो दो लोगों का करना जरूरी है। जैसा आपने बताया एक क्रिमिनल का, क्रिमिनल क्राइम क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि इजी मनी, आर्थिक लाभ जो है वो एक मुख्य फैक्टर होता है किसी भी क्रिमिनल के लिए कि किसी तरह से एक्सटॉर्ट कर सके वो आपके पैसों को। और दूसरा उसको पहचान छुपाने का एक अच्छा खासा स्कोप उसके पास रहता है कि उसको इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल इन दो चीजों के कारण अपराध कारित कर देता है। अब जरूरी ये है कि समझना कि भाई आम आदमी क्यों फंस रहा है। आम आदमी की साइकोलॉजी उसको डर, लालच और अज्ञानता। अब कोई एक अचानक से आपके पास एक फोन आए और बताया जाए कि आपका रिश्तेदार जो है जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसको यदि समय पे एडमिट नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक उदाहरण ये, तो आप घबराहट में आके पैसे रिलीज कर देते हैं और बोलते हैं कि किसी भी तरह से इनको सेव करना, एग्जैक्टली, बिना पुष्टि किए कि वाकई उनके साथ ये चीज घटित है या नहीं है। इसके बाद लालच, आपकी रकम को दुगना तिगुना और कई गुना कर देने का जो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर एक में एक इन्फ्लुएंसर आके आपके सामने एक प्रलोभन देता है कि यदि आपने इस उम्र से अगर आपने सेविंग शुरू की होती तो आज आप कई गुना पैसों के मालिक होते हैं। तो ये हो गया लालच। और तीसरा जो मैंने बात की है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज कम होना या अज्ञानता होना, डिजिटल जागरूकता कम होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग अवेयर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। यदि लोग डिजिटली एजुकेटेड होते, डिजिटल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी डिग्री या उस पर, डिजिटल एजुकेशन मतलब करंट ट्रेंड्स क्या हैं, समाचार पत्र के माध्यम से या जो आपकी अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से यदि आपने घटनाओं का अध्ययन किया होता तो आपको ये स्पष्ट होता कि ये अपराध किस प्रकार से होते हैं। आप कभी भी उन झांसों में नहीं आते जी। तो आपके लिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है यहाँ। So I'd like to share one of my story. So when I was in class 12, I got a
व्हाट्सएप कॉल एंड दे सेड कि आपकी 25 लाख रुपीस की लॉटरी लग गई है क्योंकि आप एयरटेल के बहुत ही पुराने यूजर्स हैं, बहुत पहले से यूजर्स हैं, प्रीमियम यूजर्स एग्जैक्टली। तो यू विल गेट योर अमाउंट वेरी सून। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से 16,000 रुपीस टू अस एज अ टैक्स पेयर। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि मतलब हाउ कैन आई अर्न लाइक 25 lakhs rupees, एयरटेल मेरे को कैसे प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज वन ऑफ माई लाइक ट्रू स्टोरी विच आई थॉट आई शुड से। और अभी हम लोग रिसेंटली जो सोशल मीडिया डेटिंग एप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहीं से कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि सेक्सटॉर्शन हो गई, हनी ट्रैप हो गई, दोज आर लाइक क्वाइट सिमिलर जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो देखिए, पहला जो आपने कहा लॉटरी वाला, हाँ। ये पूर्व में बड़े प्रचलित रहे हैं कि आपकी स्कॉर्पियो निकली है, आपके लिए टाटा सवारी निकली है, या आपने केबीसी के नाम पे काफी फ्रॉड्स हुआ करते थे। एयरटेल वाला जैसे आपने बताया, लोगों को लालच दिया जाता था कि इस प्रकार से आपकी लॉटरी निकली है और आप उस झांसे में आ जाते थे। काफी लोग, मैंने कई लोगों को देखा कि अरे LIC में आपके इतने पैसे हैं, तो आप बिना पुष्टि के, और कभी भी आपको मतलब बचपन से हमको एक कहानी में सिखाया जाता है कि कभी भी इजी मनी कभी भी नहीं होता किसी के लिए भी। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और अचानक से कोई भी मिली हुई, चाहे वो प्रसिद्धि हो चाहे वो आर्थिक हो, वो टिकती नहीं है। तो जहां मैंने बताया ना, ये जो साइकोलॉजी है, लालच, आप जब इस लालच में ट्रैप में आ गए तो आप लुट जाते हैं। और रही बात सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप की, जैसे हमने अभी डिस्कस किया मैट्रिमोनी और डेटिंग एप्लीकेशन, तो अब जो साइबर ठग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका होता है सोशल मीडिया का, डेटिंग एप्लीकेशन और मैट्रिमोनी। इसके अतिरिक्त आपका सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो किसी भी उस पे, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम या आपके फेसबुक पर, एक अनजान व्यक्ति आपका फॉलोअर बनता है, फ्रेंड बनता है और आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। बाद में वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर की मांग करता है। व्हाट्सएप नंबर की मांग करने के पश्चात आपको एक अनजान नंबर द्वारा एक वीडियो कॉल आता है जिसमें आपको एक ऑब्सीन कंटेंट परोस दिया जाता है और कहीं ना कहीं फिर डिमांड होती है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आ जाएं। यदि आप उनकी बात मान लेते हैं तो आपकी एक स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है और बाद में आपको एक अंतहीन ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आपको तब तक एक्सटॉर्ट करते हैं जब तक आपके पास पैसे रहते हैं। और मैंने यहाँ पे मतलब जो केसेस आए हैं उनमें मैंने लाखों रुपए लोगों को देते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं जो समाज का एक डर, दबाव रहता है, पारिवारिक दबाव रहता है, लोग इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करते इस प्रकार के अपराध की। ये विडंबना है। लोग संकोच के कारण, और आपस में लोग क्या कहेंगे या मेरा नाम अगर आ गया तो इस संकोच की वजह से उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। इस वजह से क्रिमिनल्स को पकड़ना भी पुलिस के लिए कठिन हो जाता है। लोगों ने कई लाखों रुपए इस टाइप के फ्रॉड्स में ठगों को दे दिए। बिल्कुल। That's why India is the second largest cyber criminal country. Again, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूँगा because we don't have a proper data. Exactly. Of course. So, like, please correct me if I'm wrong. So, अभी आपकी more than 18 years की सर्विस है. And 16 years. Okay. So, in this entire service, so what is the scariest story in your related to cybercrime in your service? पुलिस की नौकरी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रतिदिन आपको नए चैलेंज मिलते हैं। हर दिन जो स्टोरी आ रही है वो सबसे स्केरियस्ट हो जाती है, सबसे ज्यादा डरावनी, क्योंकि आप पहले आप एक आम व्यक्ति हैं, उसके बाद आप एक पुलिस अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो है अंदर का, और लोगों के प्रति जो सिंपैथी होती है, उस वजह से जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी केसेस में, तो सबकी जो पीड़ाएं हैं, सबका जो दुख है, जिसका दर्द है, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा लगने लगती है। ऐसे तमाम अभी रिसेंटली एक लेडी है, वो मेरे पास आती हैं और वो बताती हैं कि सर, पास वाली डिस्ट्रिक्ट में मेरे बच्चे एजुकेशन के लिए गया हुआ, IIT की पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा, और उसको
कुछ बाहर स्टेट्स के पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। कैसे अरेस्ट किया पूछने पर उन्होंने बताया कि उसको ऑनलाइन अरेस्ट किया हुआ है। तो स्थिति तो समझ में आ गई थी मुझे। तो मैंने बोला कि किस स्थिति में बच्चा, उन्होंने बोल दिया कि मेरे बच्चे से मेरी बात बंद करा दी गई है और वो बेहद डरा हुआ है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है और किसी को भी उससे बात करना अलाउड नहीं है। और बच्चे का पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की तो वो किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं है। वो इंटेलिजेंट बच्चा है, केवल पढ़ाई से पढ़ाई का काम, कक्षा 11वीं का छात्र है, IIT की तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा कि तत्काल आप जिस हॉस्टल में वो है उसके वार्डन या उसके जो लोकल टीचर्स हैं यहाँ उनसे मेरा संपर्क कराइए। तो संपर्क जब हुआ तो बताया उनको, वो वार्डन जब उसके रूम में पहुंचे तो उसने अपने आप को लॉक कर लिया था। उस बच्चे ने बेहद डरे हुए और सहमी स्थिति में था। तो जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे फोर्सफुली कहना पड़ा कि नहीं खुल रहा है दरवाजा तो तोड़ दीजिए दरवाजा। जब दरवाजा तोड़ दिया गया उसके रूम का और बाकी जो उसके हॉस्टल के जो वार्डन्स हैं और फ्रेंड्स हैं सब लोग जब पहुंचे हैं वहाँ तो स्थिति दयनीय थी। उसको काफी अब्यूज किया गया था, मेंटली फिजिकली उसको काफी डराया धमकाया गया था। वो डिजिटल अरेस्ट का केस था। अगेन जिस एक ट्रेंडिंग क्राइम है डिजिटल अरेस्ट। लोगों को एक शासकीय अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि आपके पैकेज में फलाना ठिकाना कोई इलिसिट मटेरियल, एक इलीगल आर्टिकल आपके इसमें मिला हुआ है और उसके चलते फलानी क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं आपको इंट्रोगेट करेंगे। फिर वो आपको एक झूठा वारंट दिखाएंगे कोर्ट का और आपसे आपको इंट्रोगेट करते हुए फिर धीरे से पैसे की मांग करेंगे। वो बच्चा इतना ज्यादा डरा सहमा था, स्थिति इसकी खराब थी। यदि उसको निकाल के वापस अपने कार्यालय नहीं बुलाता मैं तो उसको पुलिस की छवि उसके सामने तो खराब हो ही चुकी है और ताउम्र उसके दिमाग में यही रह जाता कि यदि वो सेफ रह जाता, बच्चा सेफ रहता था तो उसके दिमाग में हमेशा पुलिस की एक नेगेटिव छवि रहती। ऑल्दो उसके पास पैसे तो नहीं थे बट वो जो जिस प्रकार से अब्यूज हो चुका था और जिस कंडीशन में हमने उसको पकड़ा था उन्होंने काफी एक्सप्लॉइट किया हुआ था क्रिमिनल्स ने और उसको डरा के धमका के कि अपनी मदर से बोल के हमको इतना करवाइए। ओके, सो ऑब्वियसली लाइक आए दिन ऐसे केसेस हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अभी हमने सेक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप, डिजिटल अरेस्ट क्या होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। एंड वन ऑफ देम इज लाइक लेटर बॉक्स स्कैम, जिसको QR कोड स्कैम भी कहते हैं। जिसके मतलब व्हाट इज दिस, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। देखिए QR कोड स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है। वर्तमान में अभी एक कोई रिलीजियस लीडर यहाँ शहर में आए हुए थे और उनके लिए पूरे एक रोड को में उनके नाम के बोर्ड्स लगे और जहाँ पे QR कोड लगा दिया गया और लोगों को बताया गया कि दान देने के लिए फलाना QR कोड स्कैन करें। जिस शहर में हम लोग रहते हैं कि हर दूसरे घर में एक इंजीनियर और तीसरे घर में एक डॉक्टर है, इतने एजुकेटेड जगह पे जब हम रह रहे हैं वहाँ इस प्रकार की स्थिति है। QR कोड के माध्यम से पैसे की मांग की जा रही है, बिना पहचान के लोगों ने वहाँ डालना शुरू किया। तो कितना आसान हो जाता है क्रिमिनल के लिए इस प्रकार से QR कोड को रिप्लेस कर देना exactly. और अपने अकाउंट में पैसे वो कर लेना और जिसकी पुष्टि ही नहीं हो पाएगी कि भाई जब भी आपको QR कोड के माध्यम से पैसे आपको ट्रांजेक्शन, मैं बोलता हूँ आप किसी व्यापारी को, आप एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं उसके बाद QR कोड आप पुष्टि करते हैं ना कि भाई आप वही रामलाल है ना जिसका ठेला है ये। उसके बाद आप पे करते हैं और आप वेट करते हैं कि आपको फ्लैश हो जाए, बिना आप पहचान जाने आप ट्रांजेक्शन ना करें और जब तक आपके खाते में पैसे ना आ जाए तब तक उस चीज को सहमति भी ना। और भी मतलब बहुत सारे ऑब्वियसली QR कोड इज वन ऑफ द स्कैम जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द इज लाइक कि गूगल एड्स के थ्रू वो लोग एक अपना कोई लिंक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और उस लिंक के थ्रू गूगल एड्स को रन करके, तो ऐसे भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, गूगल एड्स के थ्रू कैसे लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं?
देखिए क्या हो रहा है, जो साइबर ठग होते हैं वो गूगल एड्स का सहारा लेते हैं। वो जैसे मान लीजिए यदि आप, चलिए एक कहानी एक और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी कुछ समय पहले की है। एक महिला का फोन आता है कि सर मैं चूंकि आपके साइबर प्रहरी से जुड़ी हुई थी, आज मैं अपने ठगी से होने से बच गई हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक सामान्य महिला थी, उन्होंने फोन किया, कैसे हुआ मैडम? उन्होंने बताया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और उनकी कोई पॉलिसी आनी थी जो कि जिसकी सॉफ्ट कॉपी उनके पास रिसीव हो गई थी, बट चूंकि अब सीनियर्स का ट्रस्ट जो होता है एक हार्ड कॉपी पे होता है, जब तक सील सब लग के आपको नहीं मिलती तब तक आपको विश्वास नहीं। तो ही वॉज ईगर कि उनकी हार्ड कॉपी कब डिलीवर होगी। तो जब उनको समय पर नहीं मिल रही थी वो हार्ड कॉपी, तो उन्होंने गूगल पे उस जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कॉल किया और उनसे बातचीत करना शुरू किया कि भाई मेरी ये पॉलिसी है और इस पे मुझे अब तक हार्ड कॉपी रिसीव नहीं हुई। तो वहां से बकायदा एक कॉल सेंटर के रूप में कोई व्यक्ति रिसीव कर रहा है और बोलता है कि आप एक काम करिए, आप एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एनी डेस्क, चलिए आपके मैं कभी नाम नहीं लेता, बट एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हम आपको तत्काल वो कर देते हैं। तो वो बेचारे एनी डेस्क, कौन सी एप्लीकेशन? एनी डेस्क। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी बहू पीछे से सुन रही थी किचन से, तो वो तुरंत दौड़ते हुए, पापा पापा एनी डेस्क तो रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन है, कहीं आपका फोन हैक ना हो जाए। तो चूंकि वो गवर्नमेंट अधिकारी थे तो शायद उन्होंने बात जल्दी समझ गए, तो उन्होंने ठग से पूछा कि ये तो एनी डेस्क तो रिमोट लॉगिंग की इस्तेमाल होती है और इससे तो मेरा फोन हैक भी हो सकता है। तो सामने वाले ने गाली देके फोन काट दिया। पर आप सोचिए कि कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप बच गए एक बड़ी ठगी होने से। यदि आपने रिमोट लॉगिन कर लिया होता और की लॉगर यदि आपने इंस्टॉल कर लिया होता अपने फोन पर, तो आपके लिए कठिन हो जाता उस चीज से निकल पाना। आपका फोन उनके चंगुल में आ चुका होता और आप जितने ट्रांजैक्शन करना, आपका अकाउंट खाली हो चुका होता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि झांसे वाले जो गूगल में ऊपर दिखते हैं एड्स, उनको ट्रस्ट नहीं करना है और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल एप्लीकेशंस, इनका इस्तेमाल करना है। कभी भी जो वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं उन्हीं पे ही आप ट्रांजैक्शन करें, ना कि कई लोगों की आदत होती है बैंक SBI की साइट पर जाने के लिए वो गूगल सर्च इंजन पे डालते हैं, ना कि उसका ऑफिशियल URL पेस्ट करें या टाइप करें। उतना झंझट ना करके वो सीधे गूगल पे। एक और किस्सा ध्यान आ रहा है मुझे कि एक डॉक्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि सर एक पेशेंट आई हुई है और उन्होंने कहा कि मुझसे ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया था और मुझे पे कर चुकी हैं वो। मेरी शिकायत कुछ नहीं है, पर यह है कि मैंने इनकी जांच भी कर ली पर मैं तो ऑनलाइन हूं ही नहीं। तो ठगों के पास एक आपका डेटाबेस उपलब्ध है जिसका नाम का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों से ठगी कारित करते हैं। तो गूगल एड्स वही एड्स हैं जिनके माध्यम से आम लोग जो हैं उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्टेड एप्लीकेशंस और ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल एप्लीकेशंस। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कई लोग अभी भी आज भी नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है मोर बिजली एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अवेलेबल है। अब भाई अगर यदि आप उतने टेक्नो सावी नहीं है, आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते, इट्स बेटर कि आप जाके वहां पे पे करके आ जाए, बाबू से रसीद ले लें, बजाय किसी व्यक्तिगत खाते में पैसे भेजने के। बिल्कुल। You have just mentioned कि they have your data. So I'd like to ask you who provides them the data? ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। आप अक्सर मॉल गए हैं? मॉल जाते होंगे। तो मॉल में जब आप एंटर करने जाते हैं तो आपके पास दो बालिकाएं आती हैं और वो आपसे कहती हैं कि 3 दिन और 4 रातों का एक मुफ्त स्टे आपको दिया जाएगा, छोटी सी जानकारी आपको देनी है। तो वो जानकारी जब आप दे देते हैं, जहां आप अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना पूरा दे देते हैं, तो वो डेटा का क्या होता है? वो डेटा लीक हो जाता है। इसी प्रकार जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं
आपके पास क्रेडिट कार्ड के नाम पे 2 बंदे आते हैं, हाँ। वो पूछते हैं कि सर ये सर्विसेज जो है आपको तत्काल दे दी जाएंगी और इसके लिए छोटी सी जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि मेरे ईमेल से क्या ही फर्क पड़ने वाला है या मेरे फोन नंबर से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ये वही जो है वो डेटा लीक कर रहा है आपका। ओके। इसके अलावा कई संस्थाएं हैं ऐसी, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे यहाँ से डेटा लीक हो जा रहे हैं। इवन जो आप कोई चीज परचेज करते हैं तो व्यापारी जो है आपका डेटा नोट कर लेता है और बहुत ही कम कीमत पर वो डेटा बिक जाता है और ठगों तक पहुंच जाता है। Exactly. तो डेटा लीक का जो है वो कोई वो है नहीं, मतलब स्रोत अगर आप पता करने जाएंगे तो आप घूमते रह जाएंगे। तो यही वो स्रोत है, कभी भी अपनी निजी जानकारियां जो है वो किसी से भी साझा करने से पुष्टि कर ले, लालच में ना आए, एकदम स्पष्ट है ये चीज।